लिए अब कौन सी कीमत चुकानी पड़ रही है, अमेरिका के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने कौन से आरोप लगाए हैं और भारत के नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर करने के लिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कौन सी सक्सेस हाथ लगी है एंड इसमें यूक्रेन और अमेरिका का क्या एंगल है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ईरान के बारे में। आपको याद होगा फरवरी महीने में इंडियन नेवी ने 3 ऑयल टैंकर शिप्स को हिरासत में लिया था। एसफोर्ट स्टार, अल जाफरिया और स्टेलर रूबी, इन तीनों को सीज करके भारत के मुंबई के पास डॉक किया गया है। इनमें से एक ऑयल टैंकर शिप इरानियन फ्लैग के अंडर था और बाकी के 2 निकारागुआ और माली फ्लैग के अंडर सेल कर रहे थे। भारत का आरोप था कि इन तीनों शिप्स ने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया था और नेविगेशन सिस्टम को ऑफ करके समुद्र में इलीगल तरीके से शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर कर रहे थे। मतलब एक शिप से दूसरे शिप में फ्यूल को ट्रांसफर करके रूल्स को बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे। अब न्यूज आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के शिप्स को सेफ पासेज देने के लिए ईरान ने कंडीशन रखी है कि भारत इन 3 ऑयल टैंकर शिप्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को खत्म करके इनको रिलीज कर दे। ईरान ने कंडीशन रखी है कि अगर भारत इन ऑयल टैंकर शिप्स को रिलीज करके छोड़ देता है तो ईरान भी भारत के साथ कोऑपरेट करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के शिप्स के ऊपर हमले नहीं करेगा। इसके साथ ही एक और मांग ईरान ने भारत के सामने रखी है, वो मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर। ईरान चाहता है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर यानी कि मानवता के आधार के ऊपर भारत की सरकार ईरान की मदद करने के लिए सामने आए। ईरान को मेडिसिन, दवाइयाँ, ड्रग्स, वैक्सीन और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करे। ईरान का कहना है कि भारत कई देशों की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर मदद करता है। सेम वैसे ही भारत इस मुश्किल की स्थिति में ईरान के लोगों की भी मदद करने के लिए सामने आए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 2 चीजें हैं, 2 कंडीशन है जो इस समय ईरान के साथ नेगोशिएशंस में डिस्कस की जा रही है, जो ईरान ने भारत के सामने रखी है। कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने ये रिपोर्ट पब्लिश कर ली है और कई सारे बड़े बड़े थिंक टैंक्स ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत के जो ऑयल टैंकर शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इतनी आसानी से क्रॉस हो रहे हैं, वो ये प्रूव करता है कि भारत ने ईरान के साथ कोई ना कोई डील तो क्रैक कर दी है। भारत ने ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता किया है, जिसके बाद ही ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भारत की शिप्स को सेफ पासेज दे रहे हैं। इसके साथ ही एक और न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान के टैंकर शिप्स को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पासेज दी है। न्यूज आ रही है कि पिछले कल भारत के साथ साथ पाकिस्तान के कराची बाउंड ऑयल टैंकर शिप भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस हुआ है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान के 3 टैंकर शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस कर सेफली पाकिस्तान आए हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ईरान अकेले भारत को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने दे रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए दोनों देशों को सेफ पासेज दी हो, क्योंकि अगर ईरान भारत के ऑयल टैंकर शिप्स को अकेले पास होने देता है और पाकिस्तान के ऑयल टैंकर शिप्स को ब्लॉक करता है तो इससे पाकिस्तान में गलत मैसेज जा सकता है। इसलिए ईरान आज की डेट में भारत के साथ साथ पाकिस्तान के शिप्स को भी क्रॉस करने की परमिशन दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि न्यू दिल्ली की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने टोटल 7 फॉरेन नेशनल्स को 11 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। ये 7 फॉरेनर्स भारत में आतंकवाद संबंधित गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे हैं। अभी जो 7 फॉरेनर्स एनआईए ने अरेस्ट किए हैं, इनमें से 6 तो यूक्रेन के सिटीजन हैं और एक अमेरिकन सिटीजन बताया जा रहा है। न्यूज आ रही है कि इन सभी फॉरेनर्स को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में 13 मार्च को एक ही दिन देश की अलग अलग जगह से अरेस्ट किया है। इनमें से 3 यूक्रेनियंस देश की राजधानी दिल्ली से अरेस्ट किए गए, 3 यूक्रेनियंस उत्तर प्रदेश के लखनऊ से और एक अमेरिकन सिटीजन वेस्ट बंगाल के कोलकाता से पकड़ा गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन 7 फॉरेनर्स की एक क्लोज्ड कोर्ट रूम हियरिंग हुई है, जिसमें एनआईए ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी 15 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इनकी 11 दिन की कस्टडी एनआईए को दी है ताकि एजेंसीज डिटेल में इनसे पूछताछ कर सकें। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि ये फॉरेन नेशनल्स इंडिया में क्या कर रहे थे, एनआईए ने इनको अरेस्ट क्यों किया है और इनके ऊपर कौन कौन से आरोप हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये सभी फॉरेनर्स वैलिड वीजा के ऊपर भारत आए थे, मतलब इन्होंने लीगल तरीके से भारत में एंट्री ली थी, लेकिन उसके बाद ये सब चुपचाप भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले गए, खासकर मिजोरम में, जिसका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि मिजोरम से इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके ये सब म्यांमार के अंदर एंटर हुए थे, जहाँ पर इन्होंने कुछ वहाँ पर सेपरेटिस्ट और इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाया। एनआईए का आरोप है कि म्यांमार के अंदर इन लोगों ने वहाँ पर ट्रेनिंग भी ली और वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी भी। म्यांमार बॉर्डर रीजन में कुछ आर्म्ड ग्रुप्स वहाँ पर एक्टिव हैं, कुछ रेबल ग्रुप्स हैं जो म्यांमार आर्मी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूज आ रही है कि उनको ट्रेनिंग देने में इन फॉरेनर्स ने वहाँ पर रोल प्ले किया है
और ये भारत से होते हुए म्यांमार के बॉर्डर रीजन्स पे मूवमेंट कर रहे थे, यानी कि म्यांमार के अंदर जा रहे थे और वहाँ से वापस भारत आ रहे थे। मसला ये है कि म्यांमार में जाकर जिन इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप्स को इन्होंने ट्रेनिंग दी है वो सब भारत के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जो कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भारत के अंदर एक्टिव हैं उनके साथ लिंक्स रखते हैं। और अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें सबसे सीरियस आरोप है ड्रोन्स को लेकर। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इन फॉरेनर्स ने यूरोप से ड्रोन्स का एक बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट अरेंज करके भारत लाया था और इनको भारत के थ्रू नॉर्थ ईस्ट मूव करने की प्लानिंग थी। अब ये ड्रोन्स भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप्स को दिए जाने थे या फिर म्यांमार में वहाँ पर ट्रांसफर करके जो म्यांमार आर्मी के खिलाफ रिबल ग्रुप्स लड़ रहे हैं उनको दिए जाने थे, ये तो खैर आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन ये कोई आम ड्रोन्स नहीं है। देखने में तो ये नॉर्मल सिविलियन कैमरा वाले ड्रोन्स लगते हैं, लेकिन अगर इनको मॉडिफाई कर दिया जाए तो यही ड्रोन्स सर्विलांस या फिर अटैक के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज के समय वॉर्स में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन वॉर, ईरान वॉर और मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे ड्रोन्स भी कितनी आसानी से बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए अगर ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के बॉर्डर के ऊपर एक्टिव वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स तक पहुँचती है तो ये भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी बहुत ही बड़ा रिस्क बन सकता है। यूक्रेन पिछले 3 सालों से रशिया के साथ ड्रोन वॉरफेयर में इन्वॉल्व है। ऐसे में यूक्रेन के नेशनल्स का अरेस्ट होना ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो म्यांमार बॉर्डर के पास ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब अब सीधा यूक्रेन के एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं। अभी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेजेस में है। एनआईए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सब इतनी आसानी से भारत में कैसे मूव कर रहे थे। क्या इनके साथ भारत में कोई इंडियन भी इन्वॉल्व था और भारत में इनकी कौन मदद कर रहा था। काफी सारे सवाल हैं जिनका जवाब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। हम इस पूरे केस को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। आपको याद होगा पिछले कल हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, आरएसएस और भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे कि ये सब मिलकर भारत में मुस्लिम कम्युनिटी और माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका की गवर्नमेंट भारत को हथियार ना बेचे और भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स की लिस्ट में डाल दे, जिस लिस्ट में नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान और ईरान जैसी कंट्रीज हैं। अब न्यूज आ रही है कि भारत की सरकार ने इसका अमेरिका को बहुत ही कड़ा जवाब दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को कहा है कि हमने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की लेटेस्ट रिपोर्ट देख ली है। हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में जो भी बातें बोली गई हैं वो गलत और पूरी तरह से बायस्ड हैं। पिछले कई सालों से यूएस CIRF इंडिया की एक गलत और वन साइडेड इमेज दिखाने की कोशिश करता रहता है। इंडिया को बार बार क्रिटिसाइज करने की जगह यूएस CIRF को अपने खुद के देश अमेरिका के अंदर हो रही प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। अमेरिका में मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं और वहाँ रहने वाली भारत की कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जाता है। अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा के खिलाफ जो इंटॉलरेंस बढ़ रही है और इंडियन डायस्पोरा को डराने धमकाने के इंसिडेंट जो सामने आ रहे हैं वो भी काफी सीरियस इशू हैं, जिनके ऊपर भी प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए। और यूएस CIRF पहले इन चीजों के ऊपर ध्यान दे, उसके बाद कहीं जाकर भारत के ऊपर कमेंट करे। ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। अब ये पहली बार हो रहा है जब भारत ने अमेरिका के अंदर क्या प्रॉब्लम है उन चीजों को पॉइंट आउट किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सलमान खान की मूवी बैटल ऑफ गलवान को लेकर, जो भारत और चाइना के बीच साल 2020 में LAC के ऊपर हुई घटना, गलवान घाटी की घटना के ऊपर आधारित है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मूवी के मेकर्स ने अब एंड मोमेंट के ऊपर मूवी का नाम बदलने का फैसला किया है। मूवी का नाम बैटल ऑफ गलवान से बदलकर मातृभूमि रख दिया गया है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है मदरलैंड। मूवी की टैगलाइन है मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस। फिल्म के डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया ने कहा है कि फिल्म का टाइटल अचानक चेंज नहीं किया गया है और ये रातों रात डिसीजन नहीं था। फिल्म के स्टार्टिंग से ही हमने 2 टाइटल्स रजिस्टर करवा रखे थे, बैटल ऑफ गलवान और मातृभूमि। और जब फिल्म बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ा तब उनको ये महसूस हुआ कि ये फिल्म सिर्फ एक बैटल के बारे में नहीं है। इस फिल्म का असली फोकस सैनिकों की मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, उनकी एम्पैथी और जो सैनिक साइलेंट स्ट्रगल्स करते हैं, जो सोल्जर्स बॉर्डर के ऊपर फेस करते हैं, इस चीज के ऊपर फिल्म का फोकस है। और मातृभूमि टाइटल फिल्म के इमोशंस और सोल्जर्स के सेक्रीफाइस को ज्यादा सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है, सैनिकों की इंसानियत को हाईलाइट करता है। अब देखा जाए तो इस मूवी का टीजर और पोस्टर पिछले साल ही रिलीज कर दिया गया था, जिसके बाद चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने भी उस समय इस मूवी का विरोध किया था और कहा था कि सलमान खान की इस मूवी की थीम और टाइमिंग बहुत ही गलत है। इससे सिर्फ भारत का नैरेटिव दिखता है और इस मूवी के कारण दोनों देशों के बीच टेंशंस बढ़ सकती हैं, जबकि चाइना और भारत के रिलेशंस काफी मुश्किलों और काफी मेहनत के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहे हैं।
इसलिए ये मूवी काम खराब करेगी। अब आपको क्या लगता है कि इस मूवी का नाम बैटल ऑफ गलवान ही होना चाहिए था या मातृभूमि बेटर है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना की टॉप कंपनी हुआवे को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना की हुआवे कंपनी भारत में कमबैक करने जा रही है। एक समय था जब हुआवे इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही बड़ा नाम था और कंपनी का डायरेक्ट कंपटीशन सैमसंग और Xiaomi जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ होता था। लेकिन साल 2020 में अमेरिका ने हुआवे के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से हुआवे को बाहर कर दिया था, जिसके बाद कंपनी का फोकस चाइना की मार्केट के ऊपर चले गया था और भारत में नए फोन्स और टैबलेट्स कंपनी ने बिल्कुल लॉन्च नहीं किए थे। मगर अब न्यूज निकल कर आ रही है कि हुआवे भारत में कमबैक करने जा रहा है और ये कमबैक एक मिड रेंज के टैबलेट से होगा, जिसका पोस्टर फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत के लोग हुआवे की डिवाइसेस परचेज करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी गूगल की एप्स हुआवे की डिवाइसेस के ऊपर नहीं चलती हैं और गूगल की ऐप चलाने के लिए अभी भी हुआवे की डिवाइसेस के ऊपर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।